डियर स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि अभी मैंने एक छोटे से वीडियो में शेयर करके आप सभी लोगों से 11 बजे क्लासरूम में आ जाने को कहा था, दैट्स नाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब तक आ चुके हैं और अपना अटेंडेंस भी दे रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा पेपर 2 प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ डेटा एनालिसिस का यूनिट 2 है, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसका ऑलरेडी एक नोट्स हमने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के तहत एक छोटा सा सेक्शन है ई पाठशाला का, उस पर हमने अपलोड करा दिया है। आप अगर उसे चाहें तो अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन में डाउनलोड करके रख सकते हैं और उसको पढ़कर उसकी तैयारी कर सकते हैं। आज जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग गूगल क्लासरूम में उससे संबंधित समस्या का निराकरण उससे करा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें भी अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। जब हम अपने कोर्स को ख़त्म कर लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग असाइनमेंट भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर हम डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के सामान्य परिचय की तरफ आएँ तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सामाजिक शोध में आंकड़ों का जो आरेखी तथा लेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण को डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहा गया अंग्रेजी में। तो किसी भी सामाजिक शोध में आंकड़ों का आरेखी तथा लेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण तथा उनकी रचना की जो विधा है उसे समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये आरेखी प्रस्तुतिकरण जो है इसके ज़रिए हम विशाल आंकड़ों, विशाल डाटा, एक ह्यूज डेटा जिसे कह सकते हैं, उसे बहुत ही सिंपल, सरल और सुगम बना के प्रस्तुत कर सकते हैं। आज सांख्यिकी में जो आंकड़े हैं, जो डेटा हैं, उनका आरेखी तथा लेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण करने की पद्धति का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके प्रयोग से विस्तृत और विशाल आंकड़ों को इस प्रकार से सिंप्लीफाई करके प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे कि न केवल सामाजिक शोधकर्ता, जो रिसर्चर, जो पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, एमए का डिजर्टेशन जिनका होता है, न केवल ऐसे सामाजिक शोधकर्ता अपितु जनसाधारण, कॉमन पीपल भी इसको आसानी से समझ सके। आंकड़ों के जो डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के महत्व को बताते हुए एम.जे. मोरो ने कहा है कि आरेखाएं किसी जटिल स्थिति के प्रतिमान तथा आकृति को देखने में हमारी मदद करता है। जिस प्रकार एक मानचित्र हमें देश के विशाल क्षेत्र की विहंगम दृष्टि देता है, ठीक उसी प्रकार आरेखाएं संख्यात्मक जटिलता के संपूर्ण अर्थ को एक दृष्टि में समझाने में हमारी सहायता करता है। Diagrams helps us to see the patterns and shapes of any complex situation. Just as a map gives us a word-eye view of wide stretch of a country, so diagrams help us to visualize the whole meaning of a numerical complex at a single glance. अगर इनके आंकड़ों के चित्रमय या आरेखी तथा लेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण की उपयोगिता की तरफ हम आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि सबसे पहली उपयोगिता जो है वो है आंकड़ों को सरल, सहज तथा बुद्धिगम्य बनाना। ह्यूज लेवल ऑफ डेटा जो हमारे पास आता है, उस डेटा को अगर हम टेबल या सारणी की मदद से प्रस्तुत करते हैं तो वो बहुत सरल हमारे सामने नहीं रह जाता है, बहुत सहज या बहुत आसानी से समझने लायक नहीं होता है। उसकी छोटी छोटी जो माइन्यूट चीज़ें हैं उसको समझना थोड़ा कठिन होता है, उसके लिए ज़्यादा समय और ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे ही हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसके तहत हम ये जान के चलते हैं कि जो माइन्यूट चीज़ें हैं वो हमें ग्राफ के जरिए बड़े आसानी से समझ में आ जाती है। साथ ही साथ आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का यह प्रभावशाली तथा आकर्षक साधन होता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। चूँकि ये सहज तरीके से हमें समझ में आ जाता है, हमें दिख जाता है, तो यह आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का प्रभावशाली तथा आकर्षक साधन माना जाता है।
अगले पॉइंट की तरफ रुख करें तो आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होता है। इन चित्रों की मदद से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से हम दो प्रकार के आंकड़ों में बड़े आसानी से तुलना कर सकते हैं। इस समय ये पता चल जाता है कि कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा कम महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जो आंकड़े होते हैं ये अधिक समय तक स्मरणीय होते हैं। इसे हम ज़्यादा समय तक बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं। इसको हमें याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। चूँकि इफ़ेक्टिव तरीके से यह दिखाया जाता है, इस वजह से हम इसे बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें तो इसमें समय तथा श्रम की बचत होती है। इससे आप स्टूडेंट्स ये ना समझें कि इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बनाने समय, ग्राफ्स और जो डायग्राम्स को बनाने में समय तथा श्रम की बचत होती है, ऐसा कहने का मतलब यहाँ नहीं है। यहाँ मतलब यह है कि इन सारी चीज़ों को समझने में, इन सारी चीज़ों की सहायता से आंकड़ों को समझने में पाठकों को आसानी होती है। साथ ही साथ व्यापक उपयोगिता, आरेखी प्रदर्शन यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का प्रायः सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रयोग होता है। शैक्षिक जगत के प्रायः सभी आयाम एवं अनुशासन यानी डिसिप्लिन यानी सब्जेक्ट में इसका प्रयोग होता है। व्यापार, वाणिज्य तथा विज्ञापन के क्षेत्र में आरेखाएं बहुत उपयोगी तथा महत्वपूर्ण होती हैं। अब अगर हम सीमाओं की तरफ ध्यान दें, देखिए हर एक मेथड्स का कुछ ना कुछ सीमा, लिमिटेशंस होता है। तो अगर हम सीमाओं की तरफ ध्यान दें तो हम ये पाएंगे कि इन ग्राफों के द्वारा, इन ग्राफिकल मेथड्स के द्वारा केवल सजातीय तथ्यों के प्रयोग किए जा सकते हैं, केवल सजातीय तथ्यों को दिखाया जा सकता है। साथ ही साथ अंकों का विशुद्ध मापन ज्ञात नहीं हो पाता है जितना कि सारणीयन से होता है। इसमें एक मोटा मोटी आइडिया हमें मिलता है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता कि एग्जैक्टली वो डिजिट्स क्या है, एग्जैक्टली वो फिगर्स, वो नंबर्स क्या है। साथ ही साथ अगर हम इनसे केवल ग्राफ के आधार पर निष्कर्ष निकालने की बात करें तो उसके लिए ये अनुपयुक्त जान पड़ता है। इन चित्रों के माध्यम से तथ्यों की तुलना ऐसी स्थिति में संभव नहीं है जब आंकड़ों में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर 1:1000 के माप वाले दो तथ्यों की तुलना चित्र द्वारा संभव करने की कोशिश करें तो बड़ा मुश्किल होगा, वो संभव हो नहीं पाएगा। 1 और 1000 के अनुपात को अगर हम करने की कोशिश करें तो वो संभव नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट जो है वो विभिन्न मूल्यों का सूक्ष्मांतर प्रदर्शन असंभव हो जाता है। वास्तव में आरेखाएं मापों से आनुपातिक अंतर को ही सही प्रकार से प्रदर्शित कर पाती है। उदाहरण के लिए आरेखों के द्वारा दो व्यक्तियों जिनकी मासिक आय 1030 तथा 1055 है के अंतर को यदि हम दिखाना चाहें, या जो आरेख हम इन आंकड़ों को लेकर प्रदर्शित कर रहे हैं उससे अगर ज्ञात करने की कोशिश करें तो ये अंतर दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम आरेख रचना के सामान्य नियमों की तरफ रुख करेंगे। आरेखों की रचना वैज्ञानिक तरीके से की जानी चाहिए ताकि आंकड़ों से वांछित लाभ प्राप्त किए जा सके एवं सटीक सूचना लोगों तक पहुंचाई जा सके। ऐसा नहीं है कि हम जैसे मन चाहे उस तरह से ग्राफ बना लें, डायग्राम्स बना लें और हम जो ज़रूरी सूचना है वो पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो अगर हमें पाठकों तक सही सूचना पहुंचानी है, सही तरीके से पहुंचानी है, तो आंकड़ों और डायग्राम का जो निर्माण होगा वो वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। उसके कुछ मेथड्स हैं। आरेखों की रचना करते समय निम्नलिखित सामान्य नियमों का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। कौन से वो निम्नलिखित नियम हैं, आइए
उसे जानने की कोशिश करें। प्रथम जो नियम है, उपयुक्त शीर्षक। प्रत्येक आरेख का एक उपयुक्त, संक्षिप्त एवं सुस्पष्ट शीर्षक दिया जाना चाहिए ताकि जो सोशल रिसर्चर या जो भी पाठक जो इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं उनको ये पता चल सके कि ये आंकड़े, ये डायग्राम, ये ग्राफ क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है नियम, वो उपयुक्त अनुमाप है। आरेख अथवा डायग्राम बनाने से पूर्व ही उसका उपयुक्त अनुमाप, मेजरमेंट, उपलब्ध स्थान के अनुकूल निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें कितने स्पेस में क्या यूनिट लेकर के आंकड़ों को डायग्राम का रूप देना है, ग्राफ का रूप देना है। अगर तीसरे पॉइंट की तरफ बात करें तो आकर्षक। डेफिनेटली आंकड़ों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आकर्षक होना अत्यंत आवश्यक है। आरेख अथवा चित्र आकर्षक एवं रुचिपूर्ण होना चाहिए ताकि यह शोधकर्ता अथवा पाठकों की स्मृति में लंबे समय तक स्थापित रहे। अगला पॉइंट जो है दैट इज द परिशुद्धता। परिशुद्धता आरेखों को आकर्षक तथा रुचिकर होने के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से परिपूर्ण एवं ज्यामितीय दृष्टि से परिशुद्ध होना अति आवश्यक है। अदरवाइज जो डेटा इंफॉर्मेशन दे रहा है वो हमें नहीं मिल पाएगा। अगला पॉइंट आरेखों की रचना है। आरेखों की रचना बाएं से दाएं अथवा ऊपर से नीचे की ओर होती है। ज़रूरत के हिसाब से इस नियम में परिवर्तन भी किया जा सकता है। सामान्यतः उदग्र अनुमाप आरेख के बाईं तथा क्षैतिज अनुमाप नीचे की ओर अंकित करके प्रस्तुत करना चाहिए। अगली पॉइंट जो है वो संकेत है। प्रत्येक आरेख अथवा चित्र में जिन रंगों, रेखाओं तथा बिंदुओं का प्रयोग किया गया हो उनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए चित्र के किसी कोने, सामान्यतः चित्र के ऊपर अथवा नीचे एक कोने में संकेत दे देना चाहिए ताकि शोधकर्ता आरेखों अथवा चित्र में क्या बताया गया है को स्पष्ट तरीके से समझ सके। मान लिया जाए हम किसी कलर के माध्यम से कलर को संकेत के रूप में प्रयोग करके कुछ बताने का प्रयास करना चाह रहे हैं, तो कौन सा कलर क्या इंडिकेट करता है उसे हमें उस ग्राफ में डालना होता है। अगर कुछ आकृति है, कुछ खास तरह के शेप हैं जो ग्राफ में हम डाल रहे हैं, तो उस शेप से हमें पता चल जाना चाहिए कि फलाना ग्राफ क्या बता रहा है। उपयुक्त आरेख विधि। आरेखों अथवा चित्रों के निर्माण में कई विधियां और प्रकार हैं। आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए उचित आरेखन विधि का चयन आंकड़ों की प्रकृति तथा प्रदर्शन के उद्देश्य आदि पर निर्भर करता है, जिसका कि शोधकर्ता को समुचित ध्यान रखना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है शब्दों व अंकों का न्यूनतम प्रयोग। ग्राफ में शब्दों और अंकों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। यथासंभव इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि चित्रों अथवा आलेखों के निर्माण में शब्दों तथा अंकों का न्यूनतम प्रयोग हो। स्पष्ट विभाजन, यह जो नियम है इसमें आरेखों को प्रायः सुस्पष्ट व सुनिश्चित विभाजन हेतु भिन्न भिन्न रेखाओं, बिंदुओं, रंगों तथा आकारों का प्रयोग करना चाहिए एवं साथ ही इन प्रतीकों की सूची आरेखों के किसी कोने में अवश्य देना चाहिए। आरेखों के प्रकार। अगर आरेखों को हम उनके प्रकारों में विभाजित करने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि आरेखों के प्रकार में पहला विमितीय आरेख, जिसे अंग्रेजी में डायमेंशनल डायग्राम्स भी कहते हैं, जिसके कुछ और अनेक सब डिविजन्स हैं, अनेक उप प्रकार हैं। एक विमितीय आरेख 1 डायमेंशनल डायग्राम, द्विविमितीय आरेख 2 डायमेंशनल डायग्राम और त्रिविमितीय आरेख 3 डायमेंशनल डायग्राम, जिसको कि हम 1D, 2D, 3D से आप सभी लोग वाकिफ़ तो होंगे, उसे कह सकते हैं चित्रलेख। उसके बाद चित्रलेख पिक्टोग्राम है, फिर मानचित्र, मानरेख है। इन सभी आरेखों के प्रकार को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो अगर काफ़ी बड़ा होगा तो इसे अपलोड करने में उतनी ही परेशानी होगी। एज़ यू नो कि हमारे यहाँ इंटरनेट की स्पीड काफ़ी स्लो है। इस स्लो स्पीड को ध्यान रखते हुए आज के लिए ये मैटर फर्स्ट लेक्चर के रूप में आप इसे देखें, समझें, और कोई इशू अगर आपको आता है तो आप
गूगल क्लासरूम में अपने इश्यूज़ को, अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं। अभी मैं 11 से 12 तक इस क्लास में हूँ। इस समय तक आप गूगल क्लासरूम में डिस्कशन कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको कोई समस्या आती है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा आप सभी लोगों के पास है। आप सभी लोग मुझसे एक टाइमिंग में दे दूँगा शाम का, उस समय 1 घंटे के दौरान आप मुझसे क्वेश्चन आंसर आवर के अंतर्गत बातचीत कर सकते हैं। और किताबें अगर आप चाहें तो किताबें पढ़ सकते हैं। वो किताब है सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी, सत्येंद्र त्रिपाठी और अनिल कुमार श्रीवास्तव जी का है। साथ ही साथ दूसरी किताब है वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, प्रोफेसर श्यामधर सिंह जी की है ये। और तीसरी किताब जो है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, पीवी यंग की है। तो इन सारी किताबों का आप अध्ययन कर सकते हैं और डिटेल में इस चीज़ को जान सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।